हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रालो। तो आज फिर से हम आ गए हैं एआईवी एग्ज़ाम के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर, जो हर साल एआईवी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैंने टॉपिक उठाया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल is given under which section of the contract act? Answer is section 2 subclause A and answer is A। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ प्रपोजल होता क्या है। प्रपोजल मीन, इसको ऑफर भी कहा जाता है। प्रपोजल मीन्स जैसे एक व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है, उसने बी नाम के व्यक्ति को एक ऑफर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम के व्यक्ति ने एक बिजनेस स्टार्ट करना था, ठीक है, और उसने बिजनेस की सारी स्ट्रेटजी बना ली एंड वो भी उसको लगा कि अब या फाइनेंशियली या किसी काम के लिए उसको एक व्यक्ति की ज़रूरत है। तो वो बी नाम के व्यक्ति के पास जाता है, वो उसको सारे अपने बिजनेस के बारे में बताता है, वो जो ये उसको बिजनेस के बारे में बताता है, दैट इज़ द, और बताता है और उसको ऑफर करता है जॉब, या आप जॉब रख लीजिए, या पार्टनरशिप के लिए उसको बताता है, उसको जॉब के लिए उस ऑफ़र देता है, पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र देता है। दैट इज़ द ऑफ़र, उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है, ठीक है, दैट इज़ द प्रपोजल, दैट इज़ द ऑफ़र। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सब क्लोज बी। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस क्या होती है। अब ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को प्रपोजल दे दिया, ठीक है, अब उस प्रपोजल को, उस प्रस्ताव को बी नामक व्यक्ति मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज़ द एक्सेप्टेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्रीमेंट बिकम वॉइड व्हेन इट ऑब्जेक्ट बिकम, इसका आ गया इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ठीक है, इसमें होता है कि जब किसी अनुबंधन, जब किसी एग्रीमेंट का उद्देश्य, जब किसी एग्रीमेंट का उद्देश्य वैध हो, वॉइड हो, ठीक है, इलीगल हो, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बता देती हूँ, जैसे इलीगल हो तो वो वॉइड ही माना जाएगा, ठीक है, उसको कानून की मान्यता नहीं मिलेगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद इलीगल कंसिडरेशन वॉइड ऑफ इंटियो। ठीक है, अगर इलीगल कंसिडरेशन वाला जो भी एग्रीमेंट होगा, वो शुरू से ही, वो शुरू से ही क्या होगा, वो शुरू से ही अवैध, वॉइड माना जाएगा। जो भी इलीगल कंसिडरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, इलीगल कंसिडरेशन वाला जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको स्टार्टिंग से ही वैध माना जाएगा, उसको वॉइड माना जाएगा। That's the question. And the next question is essential of a valid contract are provided under section 10। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी असेंशियल है वो सेक्शन 10 में इनको बताया गया है। तो आप साथ में वेयर एक्ट भी उठाइए, वेयर एक्ट को साथ में रखिए और क्वेश्चन पढ़िए, और साथ में क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप वेयर एक्ट लैंग्वेज को भी पढ़िए, जैसे सेक्शन 10 बताया गया है। अब मैंने आपको ये तो सीधा बता दिया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 में एसेंशियल बताए गए हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, तो वो आप जब तक आप लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये याद नहीं होंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ माइनर एग्रीमेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वॉइड ऑफ इंश्योर, वही बात आ गई, ठीक है, इसमें जो भी माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड ऑफ इंश्योर होता है। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ कि नाबालिग, माइनर क्या होता है, वो ये नाबालिग, ठीक है, जैसे नाबालिग समझौते करने में सक्षम नहीं माना जाता। अब इसका एक बहुत बड़ा केस है, ये मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर घोष, ठीक है, अब मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, कमेंट करके बताना अगर आपको इस केस पर वीडियो चाहिए तो, ठीक है। जैसे नाबालिग को समझौते करने में सक्षम नहीं माना जाता है, ठीक है, नाबालिग समझौते करने में सक्षम नहीं माना जाता। इसका मतलब क्या है, माइनर एग्रीमेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर्स
माइनर्स को एग्रीमेंट करने में वैलिड नहीं माना जाता। अब कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, अब उसको माइनर व्यक्ति माइनर बच्चे है ना, नाबालिग से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना, उस एग्रीमेंट पर साइन करवाना, दैट इज़ नॉट अ वैलिड, ठीक है, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड ऑफ इंश्योर वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिरसोइन इज डिफाइंड अंडर, अब मैं तो इसको सिरसोइन ही पढ़ती हूँ, बाकी आप देख लेना। एंड सेक्शन 15 इज आंसर इज सेक्शन 15। अब भी डायरेक्ट लैंग्वेज उठाइए, उसको पढ़िए और उसको याद कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ। इसका मीनिंग है जब दबाव या धमकी देकर कंसेंट ली जाती है, जब किसी पर दबाव बनाकर या धमकी देकर उसकी कंसेंट मानी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, ए नामक व्यक्ति ने बी से पैसे लिए हुए हैं और बी जैसे सीधा साधा उसको पैसे दे दिए। अब वो मांगने गया और उसने बोला कि मुझे पैसे दो, और उसने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, और उसको समझा मतलब धमका के, उस पर दबाव डाल के कि भाई मैंने लोगों को जो तुमको पूछेगा कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो बोलना कि पैसे दे दिए हैं, मतलब ये मामला यहीं पर ख़त्म करो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट इज द कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज टी, ठीक है। अब कंसिडरेशन है क्या? अब मैं जैसे बताऊं कि प्रतिफल कंसिडरेशन वो है जो एक पक्ष दूसरे के बदले देता है, ठीक है, एक पक्ष जो दूसरे के बदले देता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कंसिडरेशन एक पक्ष में दूसरे के बदले देता है, दूसरे के बदले वो कुछ काम कर देता है, दे देता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 16। सेक्शन 16 में इसको डिफाइन किया गया है। इसका जब संबंध में एक व्यक्ति एक ऐसा प्रभाव हो कि दूसरा अपनी मर्जी से निर्णय ना ले पाए, इसका मतलब यही होता है कि जैसे किसी कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके सामने कोई दूसरा भी बड़ा व्यक्ति है ना, लेकिन वो ये बी नाम का व्यक्ति ए के सामने अपना कोई भी निर्णय ना ले पाए, ठीक है। अब बी ए के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती है। एंड द फ्रॉड इज डिफाइंड इन सेक्शन 17। अब बेरक्ट लीजिए और साथ में वेरक्ट लैंग्वेज को पढ़ते जाइए, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। फ्रॉड मीन टू से अब फ्रॉड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में। अब फ्रॉड मीन्स इसका मतलब है कि झूठ बोलकर धोखा देना और कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश करना, इसको फ्रॉड किया गया है। झूठ बोलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कराना, झूठ बोलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाना, ठीक है, दैट इज द फ्रॉड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज misrepresentation is defined in section 18। section 18 मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होगा बिना धोखे के झूठ या गलत तथ्य बताना, बिना धोखे के, धोखा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बिना धोखे के झूठ या गलत बातें बताना, ठीक है, और उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज voidable कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लोज आई, ठीक है। इसमें दिया गया है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पक्ष को ऑप्शन होता है, वह इसे लागू करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि एक पक्ष को, जैसे दो पक्ष हैं, ठीक है, अब एक पक्ष को उसमें ऑप्शन दिया गया है कि तुम इसको अपनाओ या ना अपनाओ, और उसको अपनाना ही पड़ेगा, इसकी मर्जी है अपनाए या ना अपनाए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज void कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन
सॉरी, सेक्शन 2 सब क्लोज जे। अब ये क्या है? अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो शुरू में वैलिड लेकिन बाद में किसी कारण से अवैध हो गया। अब होते हैं कई, जैसे अब शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को मान भी लिया, ठीक है, और उसने जब ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो उसको ये लगा कि ये वैलिड है। अब सम रीज़न उसको बाद में वॉइड कर दिया गया, ठीक है, अवैध माना गया, इलीगल माना गया, जैसे भी अवैध कर दिया गया, दैट इज़ द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लोज जे में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज contingent contracts are defined under section 31, and the next question is quasi contracts are covered under section 68 to 72। ठीक है, इसके अंदर इनको बताया गया है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बेयर एक्ट साथ में रखिए, नोटबुक साथ में रखिए और बेयर एक्ट की लैंग्वेज को हमेशा पढ़िए और उसको समझिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं फिर वो निकलते नहीं हैं। ठीक है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 68 टू 72 में है। यहाँ पर जो एग्रीमेंट नहीं होता है लेकिन न्याय के आधार पर जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, यहाँ पर वास्तविक एग्रीमेंट नहीं होता है लेकिन कानून के आधार पर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उसको कवर करता है ये। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अडेंटिमिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124। 124, अब इसमें क्या है कि नुकसान की भरपाई करने का वादा जो होता है उसको इंडेमनिटी कहा जाता है, सॉरी, इंडेमनिटी कहा जाता है, ठीक है, नुकसान की भरपाई। अब एग्रीमेंट में, अब बिजनेस में जो नुकसान हो गया और उस एग्रीमेंट में वो नुकसान और बताया गया है कि उसमें भरपाई तुमको करनी पड़ेगी जिससे साइन करवाए गए हैं, ठीक है, तो इसके बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वॉल्व हाउ मैनी पार्टीज? दैट इज द 3 पार्टीज, ठीक है, 3 पार्टीज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं आपको साथ में ये भी बताती हूँ कि 3 पार्टीज़ के बारे में बताया गया है कि जो गारंटी देते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट इज श्योरिटी, श्योरिटी, ठीक है, एंड दूसरा इज द प्रिंसिपल डिबेटर, डिबेटर, एंड द थर्ड इज द क्रिएटर। ये 3 पार्टियाँ होती हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी के नाम पर होती हैं। एंड थर्ड इज द बिलमेंट, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 148। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेयर एक्ट लेना है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज साथ में पढ़नी है, जिससे और बेयर एक्ट की लैंग्वेज को दिमाग में बिठाना है, जिससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाए कि 148 एक्चुअली होता क्या है। मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ कि बेलमेंट जब सामान सेफ रखने या किसी काम के लिए अस्थायी रूप से सौंपा जाए, ठीक है, जब कोई सामान है, जैसे कोई सामान, ठीक है, अब इसको सेफ रखने के लिए किसी काम को अस्थायी रूप से सौंपा जाए किसी व्यक्ति पर, ठीक है, और वो उसको ये डिफाइन किया गया है कि 148 में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 172। अब ये होता क्या है? अब जैसे कोई किसी कंपनी का कोई माल, कोई काम, उसका सॉरी कोई उसका माल आ रहा है किसी कंपनी का, ठीक है, जैसे मान लो पाउडर की कंपनी है, ठीक है, उसका पाउडर्स के बड़े बड़े बॉक्स आ रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के रूप में रखना बेलमेंट का स्पेशल टाइप है, ठीक है, तो उसको एक प्रकार की सिक्योरिटी देना, ठीक है। अब ये आता है 172 में, इसको डिफाइन किया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनसेशन ऑफ डैमेज इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 173, ठीक है, डैमेजेस इसको सेक्शन 73 में बताया गया है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर नुकसान की भरपाई यहीं से मिलती है। अब इस सेक्शन में आपको बताया गया है सेक्शन 73 में कंपनसेशन ऑफ डैमेज, जो भी आपके बिजनेस में, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपको डैमेज हो रहा है, अब सेक्शन 73 आपको उसका कंपनसेशन देने के लिए बताता है, ठीक है। तो ये रहे आज के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको आप रीड करिए बेयर एक्ट के साथ।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं आपको वो वाला केस जो आपको मैंने वीडियो में बताया है वो उस पर वीडियो बनाऊं या नहीं। और वीडियो देखने के लिए, AIV एग्ज़ाम पास करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।